ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर हमारा चल रहा था एंड उसमें लॉन्ग सम्स हो चुके थे, शॉर्ट सम्स की स्टार्टिंग भी हो चुकी थी एंड अभी एग्जांपल नंबर 8 पे हम पहुंचे। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 8 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोला हुआ है एंड ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली किसी टॉपिक को अलाउड किए गए हैं। मतलब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 8, ये स्पेसिफिकली पूरा का पूरा क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के जर्नल एंट्रीज को अलॉट किया गया है। इसमें से मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज आपको सीखने के लिए मिलेगी, लॉन्ग सम्स के इफेक्ट्स भी आपको अलग अलग तरीके के सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, ज्यादा ऊपर आ गए। एग्जाम्पल 7 और ये एग्जाम्पल 8 यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अंदर की सारी एंट्रीज वगैरह मैं मिटा देता हूँ, वो ऑब्वियसली हमारे कोई काम की नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 रुपीज। तो सबसे पहले तो ये बहुत बेसिक सी एंट्री है। एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे एंड अमाउंट में जितनी भी इसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज। मतलब आपके अकाउंट में, आपके दिमाग में अभी रियलाइजेशन अकाउंट चलना चाहिए। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में आप डेबिट करते हैं 10,000 एंड पैसे पे किए तो कैश या बैंक अकाउंट जिससे भी पे किए, कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं 10,000। ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। बेसिक, बहुत इजी, सिंपल। फिर लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 रुपीज फॉर पेड बाय तरण अ पार्टनर। मतलब एक्चुअल में इसके सारे केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं रूल्स में एंड रूल्स में मैंने सारा जितने भी केसेस हैं पॉसिबल वो मैंने बता दिए थे, पर अभी उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज से के थे जो कि तारा ने, जो कि एक पार्टनर है, उसने पे किए। तो अब ये खर्चा हमारा है, बिजनेस का है, तो हम इसको एक तरीके से पे करेंगे। मतलब खर्चा हमारा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड जितनी भी इसकी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज में यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करूंगा। अच्छा, आप पार्टनर ने पे किया है तो बहुत सिंपल है। अगर पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को पे करने का एक तरीके से जिम्मा उठाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, तो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सेम एक्सपेंसेस का भी है। एक्सपेंसेस, अगर कोई पार्टनर कोई एक्सपेंस पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो भी उसके अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं तारा कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट जो है मैं क्रेडिट करूंगा 5,000 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 रुपीज वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ मदन अ पार्टनर। तो अब यहाँ पे स्टोरी अलग है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे। दीज वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। मतलब अभी ये खर्चा किसका था? रियलाइजेशन का खर्चा क्वेश्चन में लिखा हुआ है मदन का था, पर हमने, फर्म ने मदन के बिहाफ पे किया है। तो अब मदन के बिहाफ पे हमने पे किया है तो ये हमारा खर्चा नहीं है, मदन का खर्चा था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ मदन। तो सबसे पहले तो मैं मदन के अकाउंट में से 5,000 रुपीज कट कर लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। मदन के कैपिटल अकाउंट में से मैंने पैसे कट कर लिए। और दूसरा दूसरा जो इसका इफेक्ट होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट पे होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000। मतलब उसके अकाउंट में पैसे मैंने डेबिट कर दिया एंड रियलाइजेशन अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। मतलब जिम्मेदारी उसकी थी, मेरी मिस्टेक है, पैसे पे किए, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा।
पैसे पे किए तो कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि पैसे हमने पे किए। तो जिम्मेदारी मदन की थी, तो मदन को पे करने चाहिए थे पैसे, उसने नहीं पे किए तो उसकी जगह पे हमको पे करने पड़े। तो फिर हमने पैसा पे किया, पैसा गया तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। एंड मदन को पे करने चाहिए थे। नॉर्मली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मैंने किया है, रियलाइजेशन अकाउंट को मैं डेबिट कर देता अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। और ये मदन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मदन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन including expenses of 20,000 to carry out dissolution of the firm. Actual expenses were 10,000. Interesting है। सबसे पहले तो पवन को हमने 20,000 रुपीज दिए कि भाई तू काम संभाल ले सारा, तो उसकी एंट्री होगी यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर्थ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ये भाई हमने पवन को पैसे दे दिए 20,000 रुपीज के कि तू सारा कामकाज संभाल ले। फिर एक्चुअल जो खर्चा हुआ वो 10,000 रुपीज का हुआ। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि 10,000 रुपीज किसने पे किया, पवन ने पे किया कि हमने पे किया। तो अब क्वेश्चन में क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पवन को पे करना चाहिए था, पवन ने पे कर दिया। ठीक है, अब पवन ने 10,000 रुपीज का एक्चुअल खर्चा हुआ, पवन का 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमने 20,000 रुपीज दे दी। अब पवन को 20,000 रुपीज देने के बाद पवन अगर 10,000 रुपए में काम खत्म करे या 50,000 रुपए में काम खत्म करे, मतलब पवन का प्रॉफिट हो या पवन का लॉस हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, पवन ने 10,000 रुपए कमाए, अच्छी बात है, ठीक है, पर उसकी कोई भी एंट्री अलग से हमको करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये लिखना नहीं, वैसे नरेशन वगैरह लिखना, एलएफ का कॉलम बनाना, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोला था मैं एलएफ का कॉलम एंड नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे फिर भी एक लिख देता हूँ नोट, या आप लिखना अभी फिलहाल, पर एग्जाम में नहीं लिखने की जरूरत है। एक्चुअल एक्सपेंसेस या एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of 10,000 rupees are paid by Madan. No entry for that payment will be passed. ठीक है, उसकी पेमेंट की कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000 आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस, मतलब इन्हीं 8,000 में से 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर। 8,000 रुपीज आर पेड बाय द फर्म। मतलब स्टोरी ये है कि 8,000 रुपए के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे, उसमें से 3,000 रुपीज फर्म को पे करने चाहिए थे एंड बाकी का जो बैलेंस है 5,000 रुपीज वो रवि को पे करना चाहिए था। पर जब पे करने की बारी आई तो रवि ने हाथ खड़े कर ली। रवि ने बोला कि भाई मैं नहीं पे करूंगा, तो पूरे के पूरे 8,000 रुपए फॉर्म को ही पे करने पड़े। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? टोटल सबसे पहले तो फिफ्थ नंबर में आप लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,000 रुपीज। जितना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उतना हम रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट करेंगे। फिर बाकी के जो 5,000 रुपीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रवि की, ठीक है, रवि को पे करने चाहिए थे, तो बाकी के 5,000 रुपीज जो है वो रवि पे करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,000 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 एंड टोटल, क्योंकि पैसा हमने ही पे किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज। तो जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 3,000 रुपीज के एक्सपेंसेस को पे करने की, वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया। फिर जितनी रवि की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 5,000 रुपीज, वो रवि के अकाउंट में से हमने कट कर लिया, भले ही उसने पे नहीं की। अगर उसने पे कर दिए होते तो मैं सिर्फ ये 3,000 की एंट्री कर रहा होता कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,000। मैं रवि का कैपिटल अकाउंट वगैरह डेबिट करता ही नहीं अगर रवि ने 5,000 पे कर दिए होते तो। पर यहाँ पे रवि ने वो पैसे पे नहीं किए हैं, तो ये एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट में। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा हम डेबिट करेंगे, रवि के अकाउंट में से काट लेंगे 5,000 रुपए, बाकी कैश एंड बैंक में टोटल 8,000 रुपए हमने पे किया। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर हो गया। फिर सिक्स्थ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न
एंड पेड बाय करण अ पार्टनर। तो ये मेरा सबसे फेवरेट है, इसमें नो एंट्री होगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5,000 रुपए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करण के थे, बॉन्ड भी करण को ही करने थे एंड पे भी करण को ही करने थे। तो इसमें हम बीच में आएंगे ही नहीं, ठीक है, खर्चा भी करण का, पे भी करण ही करेगा, तो हम इसमें बीच में क्या करें, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी एंट्री अलग से बिजनेस के रियलाइजेशन अकाउंट पे इंक्लूड करके नहीं करेंगे, नो एंट्री, मतलब वो नो एंट्री आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रिम्यूनरेशन ऑफ 10,000। मतलब मनोज को हम 10,000 रुपीज दे रहे हैं, ये तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया मेरे हिसाब से, तो वापस से दिया हुआ है, स्पेस बना लेते हैं। तो मनोज बोल रहा है कि मेरे को 10,000 दे दो, मैं खर्चा संभाल लेता हूँ सारा, मतलब रिपीट की हुई है एंट्री, कोई बात नहीं। 10,000 मनोज, तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री होगी कुछ इस तरीके से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 10,000 एंड मनोज को ये पैसे दे रहे हैं तो मनोज के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू मनोज कैपिटल अकाउंट, 10,000। चलो इसकी भी एंट्री होगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म, ठीक है। अब सबसे पहले तो देव को हमने 15,000 रुपए दिए, पर जब पेमेंट करने की बारी आई तो 8,000 रुपीज फर्म को ही पे करने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे 8th नंबर की एंट्री होगी। सबसे पहले तो हमने उसको 15,000 दिए, उसकी एंट्री, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 15,000 एंड यहाँ पे लिखेंगे टू देव्स कैपिटल अकाउंट 15,000। ये हमने उसको पैसे दे दिए, पर जब पैसे एक तरीके से ही, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8B, ठीक है। अब जब पैसे पे करने की बारी आई तो 8,000 रुपीज फॉर्म को ही पे करने पड़े, तो वो देव की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो देव के अकाउंट में से हम 8,000 रुपीज जो है वो कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देव्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज एंड जो पैसा हमने पे किया ऑब्वियसली वो तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000 रुपीज, मतलब 15,000 रुपीज अब हमने उसको दिए देव को, तो उसके अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिए ये पैसा। अब उसमें से 8,000 रुपये फिर भी हमको पे करना पड़ा, ठीक है, तो वो हम उसके अकाउंट में से डेबिट कर लेंगे, काट लेंगे पैसे। आगे बढ़ते, लास्ट एंट्री है 9th एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 रुपीज वर टू बी बॉर्न बाय पवित्र अ पार्टनर। मतलब 5,000 रुपए एक तरीके से, ये न्यू है, ये पहली बार आप सीख रहे हो, इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर दो आपके टेक्स्ट बुक में, ये जो एंट्री है इसे टिक कर देना। ये लॉन्ग सम में भी मैंने एक भी बार नहीं सिखाई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 9th नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कभी भी आपने अभी तक नहीं सीखा है, ध्यान दो। 5,000 रुपए पवित्र को पे करने चाहिए थे, पर उसकी जगह पे हितेश ने पे की। खर्चा किसका था? पवित्र का। पे किसने किया? हितेश ने, ठीक है। आज तक ऐसा कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं आया है। अब मैं एंट्री भी बता देता हूँ, लॉन्ग सम में इसका क्या इफेक्ट होगा वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो पवित्र को पे करने चाहिए थे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितनी भी इसका खर्चा है, कितना खर्चा है? 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज पवित्र का खर्चा था, उसको पे करना चाहिए था। अभी पे किसने किया है? हितेश ने, तो हितेश के अकाउंट में मैं ये पैसा क्रेडिट कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू हितेश कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। मतलब खर्चा था पवित्र का और पे हितेश ने किया है, ठीक है। तो खर्चा पवित्र का है तो पवित्र के अकाउंट में से पैसे कट कर लेंगे, एंड क्योंकि हितेश ने पे किया है तो उसके अकाउंट पे हम लोग ये पैसा क्रेडिट कर देंगे। खर्चा भाई पवित्र का है तो हितेश क्यों पे करे, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री हो गई। बाकी अब मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसका क्वेश्चन, ये जनरल एंट्रीज, ठीक है। ये पहले की 4 जनरल एंट्रीज, पॉज कर करके लिखते जाना, नोट भी लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना। बाकी की 5 to लेके 9 तक की जनरल एंट्रीज, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, ये इसका क्वेश्चन है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ये जो है ये भी मैं इसी वीडियो लेक्चर में क्यों करवा रहा हूँ सब, ठीक है, क्योंकि ये भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के रिलेटेड ही, ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के रिलेटेड ही ऐसी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले L, a partner was appointed to look after dissolution process for which he was given a remuneration of 10,000। अब आपको ऐसे लगेगा बहुत सारी एंट्रीज रिपीटेड है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भले ही रिपीटेड है पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L को हमने 10,000 रुपीज दिए, तो यहाँ पे उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, एंड L के अकाउंट में पैसे डाल देंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू L's कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। ये पहली एंट्री हो गई। फिर सेकंड एंट्री में लिखा हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एन, तो ये भी हम कर चुके हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा हमारा है, ठीक है, तो पे भी हम ही करेंगे, मतलब खर्चा हमारा है तो रिकॉर्ड भी हम ही करेंगे, ठीक है। कितने का खर्चा है? 8,000। अभी पार्टनर ने पे किया है तो उसके अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू एम्स कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री भी हो गई। उसके बाद थर्ड एंट्री डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000, बस सिंपल, हमारा खर्चा हमने पे किया 5,000 रुपीज, तो ये भी हम कर चुके हैं इसके पहले वाले समय। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू, स्पेस छोड़ के लिखता हूँ, टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज। फोर्थ एंट्री लिखा हुआ है P, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000। ये फर्स्ट पार्ट है कि भाई P को हमने 7,000 रुपए दिए कि भाई तू कामकाज संभाल लेना। P agreed to bear the dissolution expenses and actual expenses, dissolution expenses of 4,000 were paid by P। अब ये भी हम एंट्री कर चुके हैं भाई, 7,000 रुपए हमने P को दिए, फिर एक्चुअल में P को 4,000 रुपीज पे करने पड़े। अब उससे हमको कोई मतलब है ही नहीं, हमने P को 7,000 रुपए दे दिए, अभी P ने उस पर 4,000 रुपए में काम बता दिया या 7,000 रुपए में काम बता दिया, या उसको P को ज्यादा पे करने पड़े, वो अपनी जेब से पे करे, ठीक है। 7,000 रुपीज डिसाइड हुआ था, हमने उसे दे दिए। अब P जितना भी खर्च करे इसमें से वो P की मर्जी है, हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने पैसे इसको पे किए हमने 7,000। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा टू P's कैपिटल अकाउंट 7,000 रुपीज। उसके बाद इसने 4,000 पे किए या जितने भी पे किए उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमने कुछ नहीं पे किया वो होना चाहिए खाली, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर and a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 9,000 and agreed to pay the dissolution expenses and actual dissolution expenses of 4,000 were paid by the firm। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई भाई, हमने तो n को 9,000 रुपए दिए, चलो पहले उसकी एंट्री कर देते हैं यहाँ पे। चलो मैं कॉपी कर देता हूँ, एंट्री भी सही नहीं है, वापस से टाइप करूँ इससे अच्छा। यहाँ पे सबसे पहले पैसे दिए हमने, इस बार n को दिए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू एन्स कैपिटल अकाउंट, एंड हमने 9,000 रुपीज दिए, ठीक है। तो 9,000 रुपीज मैंने ट्रांसफर कर दिए। फिर जब पे करने की बारी आई तो एक्चुअल में 4,000 रुपीज हमको पे करने पड़े, ठीक है। तो 4,000 रुपए हमको पे करने पड़े, तो उसकी यहाँ पे एंट्री होगी 5B करके लिख देता हूँ, ठीक है। पे हमको करने पड़े, पे n को करने चाहिए थे, तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा n के अकाउंट में से, ये 4,000 रुपीज हम काट लेंगे, एंड ऑब्वियसली हमने पे किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज। ये भी हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब आपको लगेगा रिपीटेड है, और रिपीटेड है, मैं बता रहा हूँ रिपीटेड है, पर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 2 बार करा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी 2 बार नहीं करा हूँ। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स पहले, क्योंकि मैं हमेशा पहले इस चैप्टर में लॉन्ग सम सिखाता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉन्ग सम सीखते हैं डेडिकेशन के साथ, एंड फिर जनरल एंट्रीज को हल्के में ले लेते हैं, एंड ये हर साल मैं देखता हूँ, हर साल ऐसा होता है, ठीक है। पर ये गलत है,
क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इस चैप्टर का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है कि इसमें से लॉन्ग सम हर बार आए। इस चैप्टर में वो लोग एमसीक्यूज भी देते हैं, इस चैप्टर में से वो लोगों को शॉर्ट सम्स भी देने होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है लॉन्ग सम नहीं आता है, उसकी जगह पे जनरल एंट्रीज आ जाती है, या फिर स्टूडेंट्स जनरल एंट्री सीखने के टाइम पे उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो इस जनरल एंट्रीज को हल्के में मत लो, वाट लग जाएगी। ज्यादातर चांसेस जनरल एंट्रीज के आने के होते हैं बहुत। ओके, इसीलिए मैं इतना डिटेल में सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं जितने भी एग्जाम्पल्स है जनरल एंट्री के आपकी टेक्स्ट बुक में वो सारे कराऊँ, एंड इसके बाद मेरे को और कुछ सम्स भी कराने हैं। ठीक है, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 18,000। सबसे पहले क्यू को 18,000 रुपीज हमने दिए, उसकी एंट्री कर लेते हैं। सेम वही, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा एंड क्यू का अकाउंट एक तरीके से क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट में हमने उसको 19,000 रुपीज दे दी। ठीक है, 19,000 रुपीज हमने उसको दे दिए। अच्छा 18,000 है, सॉरी 18,000, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 18,000। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है क्यू एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ 18,000 एज इज रिम्यूनरेशन, द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब क्वेश्चन में ये हुआ कि हमने 18,000 रुपीज क्यू के अकाउंट में ट्रांसफर किए, एंड फिर क्यू जो है वो 18,000 रुपीज का स्टॉक लेके गया। ठीक है, तो बेसिक है, उसने एसेट टेक ओवर किया है, तो पहले ये एंट्री होगी, उसके बाद 6B। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 18,000, एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे होगा 18,000 रुपीज। अच्छा, इसमें मैं एक बार लास्ट टाइम में एंड फर्स्ट टाइम में यहाँ पे नरेशन लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है बीन स्टॉक टेकन ओवर। ठीक है, इस तरीके से नरेशन लिखना है। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स मेरे को क्या बोलते हैं, सर पहले आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया, क्यू का अकाउंट क्रेडिट किया 18,000, फिर आपने क्यू का अकाउंट डेबिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, रिवर्स कर दिया आपने, तो फिर एंट्री क्यों किया आपने? ठीक है, एंट्री करना जरूरी है, भले इसका नेट इफेक्ट 0 आ रहा है, क्योंकि हमको शो तो करना पड़ेगा ना कि क्यू जो है उसको हमने 18,000 रुपीज क्रेडिट के दिए, एंड फिर वो बाद में 18,000 का स्टॉक लेके गया, शो करना जरूरी है। भले इसका नेट इफेक्ट आप देखोगे तो 0 आएगा, नेट इफेक्ट इसका 0 है, क्योंकि क्यू का अकाउंट क्रेडिट भी हुआ 18,000, डेबिट भी हुआ 18,000, तो नेट इफेक्ट 0 है। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट भी हुआ 18,000, क्रेडिट भी हुआ 18,000, तो नेट इफेक्ट 0 है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंट्री शो नहीं करो, है तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को शो करना कंपलसरी है। अगर इसकी एंट्री नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी एंट्रीज हो गई, ये एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। मैं एक बार शो कर देता हूँ, ये उसका क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, ये उसका आंसर है। ठीक है, ये पहली 5 जनरल एंट्रीज, एंड उसके बाद ये लास्ट छठी एंट्री।